नमस्कार, मेरा डॉक्टर में आप सबका स्वागत है। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं अमरावती के सुप्रसिद्ध आंख कान नका तज्ञ डॉक्टर नीरज मुर्के। इन्होंने MS डिग्री हासिल की है यवतमाल से। इन्होंने वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल से MS ENT में डिग्री हासिल की है। ये ENT सुपर स्पेशलाइजेशन लीलावती मुंबई में कार्यरत थे। इन्होंने जर्मनी से कान के ऑपरेशन में विशारद प्राप्त की है। ऐसे हमारे डॉक्टर जो हमेशा अखबारों में लेख देते हैं और कान नाक के बारे में जानकारी देते हैं, गले की बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे डॉक्टर से हम आपको मिलवा रहे हैं। डॉक्टर मुर्के सर, नमस्कार। आज हमारे दर्शकों के बीच आप हमें ये बताइए कि जनरल में कैसी होती है कान की जानकारी, क्या होते हैं कान के रोग? सब में पहले हेलो डॉक्टर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भगवान ने हमें सुनाई देने के लिए, सूंघने के लिए और बोलने के लिए 3 इंद्रियां दी हैं, कान, नाक और गला। उसमें से सब में पहले हम कान के बारे में बात करेंगे। तो कान जो होता है अपना, वो 3 हिस्सों में बटा है, बाहरी कान, बीच का कान और अंदरूनी कान। हर हिस्से का अपना एक महत्व है। तो हर हिस्से के बारे में हम जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे बात करेंगे और उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो कान के अंदर जैसे कि जनरल रोजमर्रा जिंदगी में कैसे तकलीफें आ सकती है? रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे मैंने पहले कहा कि पहले बाहरी कान के बारे में बात करेंगे, तो काफी कॉमन सी एक आदत होती है हम हिंदुस्तानियों में कि हम जो कुछ भी हाथ में आया, पेन, पेंसिल, लकड़ी, तो वो कान में डालते हैं और अपने को देख के अपने बच्चे भी उसी चीज का अनुकरण करते हैं। कुछ लोगों को साइकोलॉजी रहती कि अरे मेरे कान में मैल है, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ माएं अपने बेटे के अंदर में कान में कहीं मैल तो नहीं है, वो जांचने के लिए पिन डाल के मैल निकालने की कोशिश करती है। कुछ लोगों को जॉनसन बड्स डालने की आदत होती है। ये सारी चीजें या ये सारी आदतें बहुत सारे खतरों को न्योता देती हैं। जैसे कि हमारे कान के जो चमड़ी है वो बहुत नाजुक होती है, उसमें चर्बी नहीं रहती, तो वहां के जो बाल रहते, मुलायम से बाल, वो सीधे नीचे चिपके हुए रहते। तो जब हम कभी कोई लकड़ी वगैरह डाले और जरा भी इन्फेक्शन वहां हो जाए, तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से वो वहां पर फुंसी का स्वरूप ले लेता है, जो बहुत ज्यादा पीड़ा देती है। और ये चीज अगर बार बार होने लगती है तो हमारी वो इन्फेक्शन जो है वो अंदर में जहां कान का पर्दा छिपा होता है वहां तक के फैल के अपने को कान की और भी इससे भी बड़ी बीमारियां हो सकती है। यहाँ तक कि सुनाई देने में भी कमतरता कुछ लोगों में पाई गई है। बाप रे, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि अगर आप जनरल यूज वाली चीजें, पेन, पेंसिल, पिन वगैरह कान में डालते हैं तो इससे बहरापन भी आ सकता है। तो सभी दर्शकों ये स्पेशल जानकारी हासिल कीजिए कि कोई भी चीज कान में ना डाले और साथ ही साथ कान के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी या तकलीफ हो तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो सर, अगर कान में से किसी को कम सुनाई देता है तो आप जनरली जानकारी क्या करना चाहिए उसने? कान को कम सुनाई देता है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि पैदा होते से ही हमारे बच्चे को सुनाई देता है कि नहीं। बहुत से लोगों में ये उत्सुकता रहती कि अपने बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता। तो ये जानने के लिए ऑटो अकॉस्टिक एमिशन नाम की एक काफी आधुनिक कार्य प्रणाली विकसित हुई है, जिससे हम पैदा होते से ही बच्चे के बारे में जानकारी लेते हैं। यूजुअली बहरापन इतने आसानी से हर बच्चे में नहीं रहता, पर 1000 में या 10,000 में एक बच्चे को जिसको बहुत ज्यादा काविड़ हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, या कुछ माओं को गोवर हुआ है डिलीवरी के वक्त, माता आई है, ऐसे माताओं में, ऐसे बच्चों में ये सुनाई देने की कमतरता का प्रॉब्लम पाया गया है। तो वो उसी वक्त पता लगाकर उसका उचित इलाज किया जा सकता है। फिर उससे बड़ा एज में होता है, अपने को लगता नहीं सुनाई देता होगा, ये होगा वाले इसमें जब अपन रह जाते, फिर 3 साल का होने पर भी अपने को नहीं समझता। तो सब में सोपी जांच है, एक थाली लो, एक चम्मच लो,
बच्चे का ध्यान नहीं है, जोर से बजाओ, अगर बच्चा थोड़ा सा हिचकिचाया तो समझना सुनाई दे रहा है। अगर नहीं सुनाई दे रहा है, आपको फिर भी कंफ्यूजन है, तो बेरा नाम की एक जांच आती है जो काफी हायर सेंटर्स पे पाई जाती है। बहुत सस्ती जांच है, वो करीबन 1000-1200 रुपए लगते हैं और सेवाग्राम के मेडिकल कॉलेज में तो मुफ्त में होती है। तो वो जांच करवाइए, वो जांच करवा के तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता है। चलो, ये आपने अच्छी जानकारी दी है कि जो बच्चे बचपन में सुनाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसे कैसे पहचानना, उसकी जनरल जानकारी कैसे लेना, बच्चे को कैसे थाली बजाकर उसको समझ लेना। तो एक डॉक्टर साहब आपसे जनरल पूछूंगा मैं कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं क्या, तो उनके कान में मैल जमा हो जाता है, तो ये मैल क्या चीज है? मैल जो होता है ये बहुत नेचुरल चीज है, ये अगर नहीं पैदा होती है तो हमें टेंशन लेना चाहिए। मैल एक खिचड़ी होती है, खिचड़ी काय की, बाहर की धूल, अपने बालों के वहां से जो द्रव तैयार होता है जिसे हम सेरुमेन कहते हैं, वहां ग्लैंड्स रहते हैं, उससे जो पदार्थ निकलता है वो, और वहां के जो मरी हुई चमड़ी रहती है, ये तीनों की खिचड़ी को हम मैल का नाम देते हैं। ये मैल जो होता है ये बनता है, ये नेचुरली नैसर्गिक तौर पे ऐसा बनता है और पर्दे के वहां से गुलांटी मार के निकल जाता है। बहुत से लोगों में जिनमें बहुत कान का रास्ता वो निकलने के लायक चौड़ा नहीं होता, बहुत बारीक होता है, सिर्फ उन लोगों में मैल को निकालने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई हम मैल को निकालना कैसे? मैल को निकालने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ मैल को आप उसका प्रमाण थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में ऑलिव ऑयल मिलता है, वो ऑलिव ऑयल को आप अपनी मीन्स जो मरीज है उसकी छोटी उंगली पे लीजिए और सिर्फ तेल को ऐसा लगा लीजिए हफ्ते में 1-2 बार। बस तेल डालना नहीं, कोई दूसरा तेल, लहसुन का तेल गरम करना नहीं, ऐसा कोई दूसरे प्रयोग करना नहीं, कुछ लकड़ी वगैरह डालना नहीं, मैल ऑटोमेटिकली बाहर आएगा और आएगा। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपके किसी बच्चे के कान में कोई मैल हो तो उस बच्चे की ही उंगली या जो रोगी जो व्यक्ति है उसके कान में अगर कोई मैल हो तो वो उसी खुद की छोटी उंगली में ऑलिव ऑयल डाल के लगाकर उसके कान में डालना है, जिससे कि मैल अपने आप बाहर आ जाता है। तो सर मैं ये पूछता हूँ कि अब जितने भी हमारे जो आजकल के प्रचलित है जॉनसन बर्ड वगैरह, तो ये कान में डालते हैं तो ये तो नुकसान करती है, तो ये इसमें फुंसी आ जाती है, तो फुंसी का उपचार किस तरह से होता है? फिर फुंसी पहली बात तो आना नहीं चाहिए अगर हम प्रिकॉशंस लें तो। फिर भी अगर आती है तो तुरंत आपको अपने कान नाक गला विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वो उचित उस वक्त जो भी जरूरी है उचित उस वक्त आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर देंगे, जिससे सूजन उतरेगी, दर्द कम हो जाएगा। अगर रात बेरात ऐसा होता है और आप इस परिस्थिति में नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए, तो तुरंत कोई भी पेन किलर आपको जो सूट करता है वो खाइए, जिससे थोड़ी सी पीड़ा कम हो जाएगी। कोई भी हालत में तेल वगैरह ना डालें। अगर आपको लगता है तो गर्म कपड़े का सेक आप कान को दीजिए, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो सेक करने से भी काफी रिलीफ हो जाता है। यानी घरगुती उपचार ये करके दूसरे दिन आप डॉक्टर को बता सकते हैं। तुरंत आप डॉक्टर। अब जैसे फुंसी होगी और कान फूट गया तो इसका क्या रहता है? कान का फूटना ये आमतौर पर देखा गया है आजकल। पहले ये सिर्फ गरीबों में पाया जाता था, लेकिन आजकल आधुनिक युग में ये हर क्लास के मरीजों में पाया जाता है। कान फूटने के लिए बहुत सारी चीजें जवाबदार होती है। जैसे बच्चों में कान फूटा जाता है तो मरीज की हमेशा कंप्लेंट रहती माँ बाप की कि भाई मेरे बच्चे को पहले जुकाम होता है और बाद में कान फूटता है। अच्छा। देखिए, अपने नाक से और गले में टॉन्सिल के पीछे से भगवान ने अपने जो बीच का कान है, बीच के कान में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक नली दी होती है। जब बच्चे को बार बार ये इन्फेक्शंस होते हैं सर्दी जुकाम के, तो वो जंतु उस नली के जरिए जा करके कान के पर्दे के पीछे बैठते हैं। पीछे बैठ के वो कान के पर्दे को जब जरूरत से ज्यादा जम जाते हैं तो पर्दे को बाहर ढकेलते हैं, और बाहर ढकेल के बच्चे को सबसे पहले दर्द होता है। फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आया कोई कारणवश तो वो सुराख करके बाहर आते हैं, और इस तरीके से कान का फूटना बचपन से ही चालू हो जाता है। यह प्रक्रिया अगर बार बार चालू रही तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती ये बार बार होगा। जितनी बार कान फूटेगा उतनी बार उन जंतुओं के वजह से अपने कान की जो हड्डियां रहती वो कमजोर होती, जो कान का अंदरूनी हिस्सा रहता वो कमजोर होता है, और जितना कमजोर होएगा उतना बहरापन बढ़ेगा। इसलिए उचित समय पे उचित डॉक्टर का उचित सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया कोई घरगुती इलाज इस वक्त ना करें। फिर
यही मुद्दा आता है कि कान फूटा, हम घर पे हैं, हम नहीं जा पा रहे डॉक्टर के पास, तो क्या करना चाहिए? आप घर पे हैं, घर पे आप कुछ मत करो, सब में पहले आप सादे उबलते पानी का, नाक से गर्म पानी का बफारा लीजिए। उस भाप की गर्मी में इतनी ताकत होती है, उसमें विक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको पसंद है डालो, नहीं भी डाले तो कोई हरकत नहीं। जो गर्म पानी का भाप है, उस भाप में इतनी ताकत होती है कि वो उन जंतुओं को काफी हद तक के मारता है और एक प्रकार का सेक अपने अंदरूनी कान में देता है। बहुत अच्छी। अगर बहुत ज्यादा मवाद जमता है, बहुत ज्यादा पस जमता है, तो उसको जॉनसन बड्स या ऐसी कोई लकड़ी वगैरह से साफ ना करे, माचिस की तीली से साफ ना करे। दीवे में बत्ती बनाते हम रुई की, वैसी साफ कॉटन की रुई से बात बनाइए, कान में अंदर डालो निकालो, डालो निकालो, जब तक के सूखी बत्ती वापस नहीं आती। बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के कोई किस्म का ड्रॉप ना डाले। देखा ये गया है कि भाई उसने ये ड्रॉप डाला था इसलिए हमने भी वो डाल दिया, ऐसा नहीं रहता। ऐसा कोई रामबाण इलाज वाला ड्रॉप नहीं पाया गया। बहुत अच्छी बात है, ये काफी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को आपने कि कान को साफ करने के लिए सादी बत्ती से भी घरगुती कर सकते हैं। और सर, कान का फूटना, कान का खुजली आना और कान में से जैसे सिर्फ दर्द है तो उसका उपचार क्या करना चाहिए? कान में दर्द है तो उस वक्त जो इन्फेक्शन दूर करने के लिए पाए गए एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो एंटीबायोटिक्स हम देते, जरूरत है तो हम उस प्रकार के एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देते हैं। सादा बारिश के दिनों में अगर कान बहुत दर्द कर रहा है तो और एक रीजन होता है कि कान में फूसी जमना, बुरशी फंगस जिसको कहा जाता है। फंगस किन लोगों में पाया जाता है? यूजुअली ऐसे लोग हमेशा काढ़ी करते रहते हैं या उनको डायबिटीज रहता है। ऐसे मरीजों में जो अंदर की चमड़ी रहती वो जब मर जाती है वहां जमती है। बारिश की जो नमी है हमारे वातावरण में, उस नमी के वजह से उसके ऊपर में वो जिंदा जंतु जिसे हम बुरशी कहते हैं वो जम जाते हैं और वो बहुत खुजलाते। वो खुजलाते हैं तो वहां से काला सा पानी वगैरह निकलता है। तो ये भी एक रीजन है कान के दर्द का और बहने का। तो उसमें हम फंगस के लिए जो ड्रॉप्स पाए जाते हैं हम वो ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं मरीजों को। तो जैसे कि सर आपने बताया, लेकिन मैं जनरली देखता हूँ कि आजकल अधिकतर महिलाओं में एक नई बीमारी आई है कि उनके कानों में घंटी बजती है जी। तो घंटी बजना क्या चीज है? नहीं, ये महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। कान में आवाज आना, जिसको हमारी वैद्यकीय भाषा में हम टिनिटस कहते हैं, ये काफी इरिटेटिंग बीमारी है। ये काफी इरिटेट करती है, काफी त्रास देती है, तकलीफ देती है, क्योंकि बाहर से रिश्तेदारों को वो दिखती नहीं, इसके लिए उनको उसका उतना सीरियसनेस समझता नहीं। और उनमें ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? बहुत कॉमन रीजन है डायबिटीज। दूसरा कॉमन रीजन है जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो है अपने मनके की हड्डी के बीच की गैप का कम होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहा जाता है। ये आजकल के व्यस्ततम जीवन में, स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे बैठने से, बहुत से लोग सिलाई मशीन पे काम करते हैं, स्पेशली लेडीज, ये लोगों में जो मनके की हड्डी बार बार कम हो रही है गैप, काफी यंग एज में भी, उससे वहां से गुजरने वाली जो नसें रहती वो दबती, और वो दबने की वजह से भी ये होता है। कई मरीजों में पाया गया है कि बहुत ज्यादा बुखार आता है, कोई कहता है कि मेंदू ज्वर हो गया, बहुत ज्यादा बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उसके बाद में उनमें ये शिकायत पाई गई क्योंकि एक कान की नस थोड़ी कमजोर हो जाती है दूसरे के मुकाबले, तो वो जो बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का, कान का, उस वजह से उनको ये कान में घंटी की आवाज आती है। और घंटियों की आवाज के साथ साथ कोई बोलता है कि एकदम कान बंद हो गया है जी, कोई बोलता है कि कान में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं रही है, कान में से सुनाई आता है लेकिन वो बहुत दूर से बोल रहा है, ऐसा सुनाई आता है। तो ये सब क्या है? अक्सर ये देखा गया है कि सर्दी के वजह से जो नाक का पानी जो इधर जम जाता है पर्दे के पीछे, जैसे अपन काफी बार कहते हैं कि मेरे को सर्दी की वजह से कान जाम हो गए, तो ये अगर बहुत दिनों तक सर्दी जमा रही, बार बार किन मरीजों को सर्दी होती रहती है, इन मरीजों में वो पाया जाता है। ये सबसे पहला रीजन है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है। ये कान का बुझना उसके वजह से है। कुछ लोगों में नाक के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां रहती जैसे पॉलिप्स वगैरह वगैरह, हम आएंगे उसके ऊपर, तो उसके वजह से जो नाक से कान के तरफ नली जाती है उसके सिर्फ ब्लॉक होने की वजह से ये हो जाता है। तो जैसी बीमारी उसका इलाज उस तरीके से, उसका घरगुती इलाज भी उस तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे कि आपने बाकी कान के जनरल घंटियों की बात बता दी, अब ऐसा है कि मैं कुछ व्यक्ति को देखता हूँ कि उनके कान में से खून निकलता है जी। ये खून निकलना कहाँ से आता है?
खून निकलने के लिए बहुत सारे रीजंस, जैसे कि लकड़ी करने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता, खासतौर पे डायबिटीज वालों को, कि कब उन्होंने वहां जख्म किए हैं, उनमें खून निकलता है। दूसरा, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी अचानक से अपने को दरवाजे की मार लगी और हमको पता भी नहीं चलता कि इतनी जोर से मार लगी कि वो कान का पर्दा फूट गया, और वो कान का पर्दा फूटने की वजह से ही ये आता है, खून निकलने लगता है। सर्दी जुकाम की वजह से जो कान में पहले पानी जमा, मैंने जैसे कहा कि पर्दा पहले फूलता है फिर फूटता है, तो जब फूटता है तो शुरुआत में उसमें से ब्लड जाता है। कई लोगों में, खास तौर पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में, जिनमें जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, वो लोगों में कभी पस जमता है, वहां पर बहुत बदबू आती है। खास तौर पे आम के सीजन में जब मक्खियां ज्यादा रहती, वो बदबू वाले मवाद के ऊपर मक्खियां गंदगी का घर समझ के वहां अपना जाती है। एक मक्खी वहां अंडे देती है और उन अंडों से इल्लियां निकलती है और मरीज को पता भी नहीं लगता, और वो इल्लियों के वजह से वहां से खून जाता है। अच्छा। तो आपने बहुत ही सही जानकारी दी है। दर्शकों को अपने आसपास के वातावरण में सफाई रखे, जिससे कि वो वातावरण का इन्फेक्शन कान में न जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। सर, दूसरा एक बात मैं आपसे दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा कि किसी किसी को चक्कर आते हैं, क्या कान से भी उसका कोई रिलेशन है? काफी कम लोगों को पता है कि हम पैरों के वजह से स्थिर खड़े नहीं हैं। हम, हमारा जो अंदरूनी कान है, जैसे कान का तीसरा हिस्सा, हम अंदरूनी कान के अंदर में लेबिरिंथ, उसके अंदर जो पानी रहता, वो पानी के इक्वल प्रेशर के वजह से सीधे खड़े हैं। जब ये प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, एक कान में ज्यादा हो गया, एक कान में कम हो गया, तब हमारा तोल जाने लगता है और उस वजह से चक्कर आते हैं। अगर इस प्रकार के चक्कर आते हैं तो यूजुअली इस चक्कर के साथ में आपको कान की कुछ ना कुछ दूसरी और शिकायत जरूर रहना चाहिए, जैसे कि कान में आवाज आना, कान का ब्लॉक होना या बहरापन महसूस होना। तो ये जो चक्कर आते हैं तो कुछ नसें भी ब्लॉक हो जाती है, ऐसी भी जानकारी में आया है। जी, कान की नस भी, जैसे सुनाई देने की नस है, वो कभी इम्बैलेंस हो गई, ब्लॉक हो गई, तो उस वजह से भी चक्कर आते हैं। तो आपने जैसा कि हमारे दर्शकों को जानकारी दी है कि आज व्यक्ति खड़ा है, बैलेंस के साथ खड़ा है, तो उसके पीछे भी कान ही उसका साथ दे रहे हैं। तो ये होगी एक जनरल पब्लिक के हिसाब से। अब किसी का जैसे एक्सीडेंट में मार लगता है या कुछ तरीके से उसका कान में कोई मार लग जाता है झगड़े में या कुछ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? यूजुअली देखा गया है कि एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त पहले हम लोग काफी घबराए हुए रहते, जो बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ रहते, हम लोग जो रहते, तो कान से खून बह रहा है, कान से कुछ प्रकार का पानी जा रहा है, तो हम सब में पहले क्या करते हैं, वहां पर कापूस डाल देते हैं। कृपया ऐसी कोई काम ना करे, कापूस बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आप अगर कापूस डाल दोगे तो वो जो बहाव है पानी का या खून का, वो वहां पर थम जाएगा और वो रुकने के बजाय वो जो खून है वो अंदर गुठली का काम करेगा और वो गार्ड बन के आपके ब्रेन तक को डैमेज कर सकता है, और वो अगर हो जाता है तो आपको काफी खराब परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो उसको बहने दीजिए, वो समय के अनुसार वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है दवाइयों से। अच्छा। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि वो खून को बहने दे, जिससे कि वो खून को जमा ना होने दे, वो जो जमा खून है ब्रेन में जाने से काफी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कान में कोई पत्थर डाल लेता है, या बच्चे खेलते खेलते कुछ चले जाता है, या कभी कभी एक हाथ कीड़ा उड़ के यंगर्स के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के कान में जाके चला जाता है, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? ये बहुत आज के समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये, क्योंकि बच्चे के कान में खास तौर पे कुछ भी चला जाए, वो बच्चे कुछ डाल देते हैं शरारत के तौर पे, या कम जानकारी के वजह से कुछ डाल दे, तो सब में पहले माँ बाप या और कोई क्या करता है, एक तो तेल डाल देता है, या तो फिर घर पे कलाकारी करता, वो सामने दिख रहा, सामने मोती दिख रहा, निकालो, तो वो कुछ डालता है। आप ऐसा कुछ काम ना करें। बहुत बार कैसे रहता है कि गऊ डाल दिया, आपने उस पर तेल डाला, तो गऊ जो है वो वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है, तो वो फूल जाती, फूलने के बाद वो आपसे तो निकलती नहीं, डॉक्टर से भी निकलने में तकलीफ हो जाती है। तो आप ऐसे कोई काम ना करें। तेल बिल्कुल 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 ना डालें। बराबर। आपको अगर कीड़ा है ये पता है तो तेल डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर अंदाज है कि कीड़ा गया होगा तो कृपया कुछ ना डालें, और तुरंत रात हो, कुछ भी हो, कोई भी समय हो, कोई भी अपने कान नाक गला डॉक्टर के पास बिल्कुल जाइए। अच्छा, तो ऐसे पानी से ना धोएं। जी, ऐसा अगर कुछ गया है तो इसमें क्या ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता है?
99% अगर घर पे किसी ने कुछ कलाकारी नहीं की है तो बगैर ऑपरेशन के हमारे पास जो औजार रहते हैं, जो मशीन्स रहती है, या सादे जिसको हम पिचकारी के उपकरण बोलते हैं, इन चीजों से वो निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि कान के ऑपरेशन क्यों करते हैं और कब किए जाते हैं? समझो छोटे बच्चे का कान फूट रहा है तो सब में पहले वो क्यों फूट रहा है ये देखना चाहिए। अगर बार बार सर्दी जुकाम के वजह से फूट रहा है तो आप ऑपरेशन कर भी लोगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सर्दी तो उसको वैसे भी होगी। तो ये जो लॉजिक है कि बचपन में कान फूट रहा तो हम उसकी सर्दी के पीछे लगते हैं। सर्दी अगर कंट्रोल में आ जाती है, चाहे दवाइयों से या कुछ लोगों में टॉन्सिल या एडिनॉइड्स के ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उससे सर्दी अगर कंट्रोल में हो गई तो कुदरती तौर पे बच्चे को नया पर्दा आ सकता है और कान का ऑपरेशन करवाने से वो बच जाता है। कान का ऑपरेशन यूजुअली जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना लगे डॉक्टर को, हम लोग 16 से 18 साल के पहले बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आज अगर पर्दे में सुराग है और आज हम उस पर नया पर्दा लगा भी दें, शरीर तो बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से वो पर्दा कल चल के छोटा हो जाएगा और आप कहेंगे ऑपरेशन फेल हो गया। एक्चुअली फेल नहीं हुआ, वो उस वक्त की जरूरत नहीं थी, इसके लिए वो पर्दा छोटा हो गया। लेकिन ऐसे भी बीमारियां पाई गई है कान में जिसमें मवाद इतना ज्यादा होता है कि पर्दा तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कान के अंदर की हड्डियां हैं वो और कान की नस तक के खराब होने चालू हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा बदबू वाला मवाद आने लगता है। ऐसे मरीजों ने डॉक्टर की सलाह से अगर जरूरत लगती है कि हड्डियों को साफ किया जाना चाहिए तो वो ऑपरेशन बिल्कुल, उसमें फिर एज लिमिट नहीं रहता, वो चाहे छोटे बन, वो जितना जल्दी कराओ उतना अच्छा रहता है। तो आपने काफी अच्छी जानकारी दी है और डॉक्टर साहब से इसी तरह बातचीत का सिलसिला शुरू रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। धन्यवाद। ब्रेक में जाने के पहले हमने आपको डॉक्टर नीरज मुर्गे के द्वारा कान की जानकारी दी है, कान के उपचार के बारे में बताया है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है ब्रेक में जाने के बाद भी। अब हमें बताइए कि नाक की जो बीमारियां होती है, नाक में ऐसी कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अपने नाक में काफी कॉमन है सर्दी। जी, सर्दी कई प्रकार की होते हैं, उसमें से जो सादी सर्दी है जो बैक्टीरियल होती है जिसमें बुखार वगैरह पाया जाता है, वो सादे सूदी अपनी सर्दी की गोलियां, एंटीबायोटिक्स वगैरह उस वक्त जो जरूरी है मौके के हिसाब से वो लेके वो ठीक की जा सकती है। तकलीफ देने वाली रहती है एलर्जी वाली सर्दी। आज के इस पोल्यूशन प्रदूषण वाले जीवन में एलर्जी की सर्दी काफी कॉमन है, तो इसका इलाज जो है वो 100% तो आज तक के पाया नहीं गया है। एलर्जी की सर्दी का कोई ऑपरेशन नहीं है। कभी किसी ने कुछ कहा कि भाई इसके ऑपरेशन करा लो, बिल्कुल कराने का नहीं। सादी बात है, एलर्जी होती है वो पहले तो किस चीज की एलर्जी है ये हमसे ज्यादा मरीज को पता रहता है। बराबर। धूल की है, धुएं की है, काय की है। एलर्जी के लिए मैं कुछ टिप्स देना पसंद करूंगा मेरा डॉक्टर के माध्यम से। नंबर 1, एलर्जी किसी की भी हो, धूल, धुआं, ये सब में बड़े दुश्मन है। हम कोई भी डॉक्टर कोई भी पैथी से धूल और धुएं को दूर नहीं कर सकते। तो उसलिए आपका खुद को बचाव इन चीजों से ये जरूरी है। बचाव कैसे करना? जी हाँ, बराबर। झाड़ू मारते वक्त, घर में सब्जी बनाते वक्त, सब्जी को छौंक देते वक्त, जाले साफ करते वक्त, दूसरा भी कोई झाड़ू मार रहा है उस वक्त अगर नाक को धुला हुआ रुमाल बांधने का, धुला हुआ, आज वापरा हुआ कल नहीं यूज करने का, धुला हुआ रुमाल यूज करने का। जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, बैठते हैं, उस कमरे में फालतू का पसारा जैसे कि गलीचे, पर्दे, नकली फूल वगैरह वगैरह, टेडी बेयर, इनको निकाल के फेंक दीजिए। काम वाली अगर झटके भी मार रही है, पोछा भी मार रही है, तो उसको गीले कपड़े से पोंछने को बोलिए।
यानी आपने जो सावधानी बताई है, आज के जो प्रचलित जो है चीजें, उसमें जो हर बच्चा टेडी बियर के साथ सोता है, उनको उनसे बचाना है। ये हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि टेडी बियर से के साथ सोने वाले बच्चे को एलर्जी है, सर्दी है, बार बार सर्दी हो रही है, तो उसका कारण वो टेडी बियर है जी। तो उसके बाद में जंक फूड जो होता है, मैदे की चीजें, चाइनीज फूड वगैरह वगैरह, ये कम खाएं। बंद कुछ नहीं है। केले से सर्दी होती है तो केला बंद, नींबू से होती है तो नींबू बंद। नहीं तो ये एक धारणा है कि मैं चावल खाने से मेरे को सर्दी होती, ऐसा रहता तो साउथ में तो सभी लोगों को चावल ही खाते बेचारे। ऐसा नहीं, अपना अपना विश्वास है, बाकी अपने ऊपर विश्वास पे डिपेंड करता है। लेकिन हम कहेंगे कि चना, मूंग, बरबटी, ये जो अंकुरित पदार्थ है, ये ज्यादा खाइए। योगा कीजिए, योगा बहुत ज्यादा फायदा देता है। जिस तकिए पे आप सर रख के सोते हैं, उस पर रोज एक धुला हुआ टॉवेल या नैपकिन रखिए। और सब में जरूरी, आपका चेहरा हर 2 घंटे में सादे नल के पानी से धोते रहिए। पीने का पानी ज्यादा पीजिए। और रात को एटलीस्ट, जिस दिन ज्यादा आपको तकलीफ है, उस दिन रात को सोते समय नाक से सादे उबलते पानी का बफारा लीजिए। चलो, सर्दी और एलर्जी होने वाले के लिए आपने टिप्स दी है। ये टिप्स उनके लिए काफी जानकारी के साथ में काफी फायदा भी करेंगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आजकल प्रचलित है एंडोस्कोपी जो होती है जी, ये क्या चीज है? एंडोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा परीक्षण जी, और एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी यानी कि दूरबीन डालकर ऑपरेशन। आजकल नाक में कई विविध बीमारियां आई हैं, जैसे एलर्जी की हमने अभी अभी बात की। एलर्जी के वजह से जब बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगती है मरीज को, तो वहां का जो मांस रहता वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता कि वो एक्स्ट्रा प्रमाण में पैदा होने लगता, और वहां पर अंकुरित चीजें जैसे कि पॉलिप, जिसे हम हमारी भाषा में पॉलिप कहते हैं, वो पॉलिप तैयार होने लगते हैं। ये पॉलिप्स को निकालने के लिए ऑपरेशन लगता है, जिस ऑपरेशन को दूरबीन द्वारा सब में ज्यादा फायदेमंद तरीके से किया जाता है। दूरबीन के ऑपरेशन जैसे एंडोस्कोपी का ऑपरेशन है, उससे हम हर उस कोने में पहुंच सकते हैं जहां मेरी आंख नहीं पहुंच सकती। तो ये फायदा है दूरबीन का। बराबर, ये फायदा है दूरबीन का कि हम दूरबीन से मरीज को दिखा सकते कि भैया तुम्हारे को ये बीमारी है, ताकि उसको समझाने में और उसको समझने में आसानी हो। अच्छा हो। उसके बाद नाक का हड्डी, और एंडोस्कोपिक सर्जरी में बाहर से कहीं से चीरफाड़ नहीं रहती, अंदर से रहता है। हॉस्पिटल स्टे उसका कम हो जाता है। बाद में नाक क्यों बंद हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम ध्यान देते हैं कि भाई नाक की कहीं हड्डी तो नहीं बढ़ गई। ये बहुत कॉमन है कि भाई मरीज सीधा आता है हमारे पास और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब मेरी हड्डी तो नहीं बढ़ गई, देख लो। हड्डी जो है वो 95% लोगों की बड़ी रहती है। बराबर, एकदम सीधी हड्डी वाला तो शायद ऋतिक रोशन भी नहीं। लेकिन उस हड्डी से अगर मरीज को तकलीफ हो रही है तो उसका ऑपरेशन का उसको फायदा होगा। अच्छा। नहीं तो फायदा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से व्यक्ति शिकायत करते हैं कि रात में सोते समय नाक बंद हो जाती है जी, तो ये क्या चीज है? ये बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। रात को सोते समय नाक का बंद होना, उसके पीछे 2-3 कारण है। नंबर 1, नाक का हड्डी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहना जी। दूसरा, मरीज को अगर कोई दारू का, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह का शौक है, तो उससे जो उसके अंदर का मांस रहता है वो कमजोर हो जाता है, वो लचीला बन जाता है, जिसके वजह से उसको ये होता है। और तीसरा, डायबिटीज, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये ऐसे कई कारण होते हैं जिससे उसका नाक। और बहुत कॉमन चीज है मोटापा। मोटापे में जो चर्बी का प्रमाण रहता है वो ज्यादा होने की वजह से उसका नाक सोते हुए में लटक जाती चर्बी नीचे, इस वजह से बंद हो जाती है। और दूसरा है, ये देखने में आया है कि कोई बहुत तेज खराटे लेकर सोता है जी, तो इसमें भी कोई नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है? अगर नाक का हड्डी बहुत ज्यादा टेढ़ा है जी, तो खराटे उसके वजह से हो सकते। नहीं तो जैसे कि मैंने बताया, मोटापा जी, गर्दन छोटी होना, ये चीजों की वजह से वो प्रॉब्लम आते हैं। अब जैसे हमने देखे हैं कि जनरल जानकारी पूरी नाक के बारे में ली है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ व्यक्तियों में धूप के कारण बोलो या हमें नाक फूट जाती है जी। ये नाक फूट जाना क्या बीमारी? ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, नाक का फूटना पैदा हुए हुए बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान तक के हर किसी में कभी भी हो सकता है, और हर इंसान में रीजन अलग है। छोटे बच्चे बहुत कॉमनली देखा जाता है कि नाक में उंगली करते रहते हैं। उंगली करने से जो उनके नाक के सामने के मांस को सप्लाई करने वाली नस रहती है वो फूट जाती है, फूटती है, वहां से खून जाता, फिर उस पर पपड़ी आती, वो खुजाती तो वो वापस खुजाता, वो ये प्रक्रिया चलती रहती है। यूजुअली बच्चों में नाक का फूटना एक साइड से ही होता है, और बुजुर्गों में
बीपी सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम है कि वो बीपी अगर बढ़ जाता है उसका तो नाक बहने लगता है, खून बहने लगता है। यूजुअली ब्लड प्रेशर बढ़े हुए मरीज का ब्लड दोनों साइड से जाता है नाक में। कई बड़े लोगों में या कई जवान लोगों में, बड़े लोगों में अगर एक ही बाजू से खून जाता है तो कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। होती ही ऐसा नहीं, पर वो ध्यान में रखना पड़ता है और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। और जवान लोगों में अगर एक ही साइड से, जवान यानी जैसे 16 से 25 साल के बीच में, तो एंजियोफाइब्रोमा जैसी एक खून की गांठ होती है, वो नाक के अंदर पाई जाती है। वो अगर रही तो वो दिखाना अनिवार्य है और उसका ऑपरेशन अनिवार्य है। जी, तो आपने बताया कि नाक में से खून आने से कितने गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अब जैसे कि नाक की बीमारी के बारे में आपने जानकारी दी है, लेकिन किसी को सर पर मारे जी तो उसके नाक में से ब्लड आ जाए, ऐसा भी देखने में आया है। डेफिनेटली ये जब होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे स्कल का हड्डी यानी ये दिमाग का जो हड्डी है वहां कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है, और वो जो साइनस रहते जो नाक के अंदर में पानी छोड़ते हैं, वो साइनस के जरिए वहां से कहीं फ्रैक्चर होने की वजह से वहां से खून जा रहा है। अच्छा, तो आपने जैसे अब नाम लिए तो साइनस क्या होता है, साइनस की जानकारी दीजिए। साइनस में एकदम सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को बताऊंगा। साइनस यानी नाक का पानी तैयार करने की फैक्ट्रियां। ये फैक्ट्रियां भगवान ने अपने को जो चेहरे की हड्डी है उसको हल्का बनाने के लिए करी है। यहाँ पर पोकल बना दिया है अपने चेहरे की हड्डी को, तो यहाँ पहला साइनस है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और ये साइनस सर में जो होता है वो है। जब सर्दी चोकअप हो जाती है या जब सर्दी पस का स्वरूप ले लेती है कोई भी कारण से, तो वो साइनस में जाके जम जाती है। और अगर ये बार बार तकलीफ हो रही है तो हम मरीज को कहते हैं कि आपको साइनस की तकलीफ है। अच्छा। तो साइनस के कारण किसी तरह का बेल पल्सी ऐसा कुछ भी हो सकता है, चेहरे का लकवा बोलते हैं। साइनस के वजह से काफी कम होता है, लेकिन साइनस के वजह से अगर बीमारी कान तक के फैल रही है बार बार तकलीफ होने से, तो बेशक ये बेल्स पाल्सी या चेहरे का लकवा हो सकता है। तो बहुत अच्छी आपने नाक के बारे में जानकारी दी है डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गला यानी क्या, और बार बार किसी को खांसी होती है तो उसमें गले का क्या रोल है? बार बार खांसी होने के लिए कारण कई बार तो एकदम छोटे से रहते जिनको नजरअंदाज कर देते। बार बार खांसी, अगर बार बार सर्दी है तो जब वो खास तौर पे सोता है मरीज तो सर्दी का पानी नीचे गले में उतरता है, और गले में उतरने से उसको एक वलवल सा सेंसेशन होता है जिसके वजह से वो खांसता है। ये खांसी यूजुअली सोते वक्त रहती है। बहुत बार मरीजों को काफी एसिडिटी की शिकायत रहती है, डकारें आती रहती है, तो वो डकार का जब एसिड पेट में से मुंह में आता है, गले में आता है, तो गले की पिछली दीवार के ऊपर एक परत बना देता है जिससे उसको तकलीफ होने लगती है। अच्छा। तो गले की खांसी के बारे में बताया, तो टॉन्सिल से क्या इसका रिलेशन है? टॉन्सिल अगर बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं तो टॉन्सिल के जंतु आपको गले में फैल सकते हैं और उस वजह से वहां पर इन्फेक्शन फैल। या फिर जो तंबाकू गुटखा वगैरह खाते हैं ऐसे लोगों को खांसी रहती है, तो उसके बारे में क्या है? तंबाकू गुटखा खाने वालों के लिए एक सलाह है कि अगर आपको तीखा खाना झूमने लग जाए तो ऐसा समझना आप बहुत अच्छे नसीब वाले हो, भगवान ने आपको एक वार्निंग दिया है कि भैया अभी सुधर जा, नहीं तो अगली स्टेप है कैंसर। तो अगर आपको तीखा खाना सूट नहीं कर रहा है या मुंह खुलना कम हो रहा है तो सब में पहला इलाज है तंबाकू, सौंफ, सुपारी, गुटखा, सादी सुपारी, निसर्ग, तेजस, से तुरंत बंद कर दो और तुरंत आपके कान नाक गले के डॉक्टर के पास मिलो। जब ये तंबाकू के बार बार सेवन से, दारू के या सिगरेट के सेवन से बीमारी अंदर स्वर यंत्र तक पहुंच जाती है तो उस वजह से मरीज की आवाज का बदलना, उसको कभी कभी खांसी आना, कभी कभी निगलते वक्त ठसका आना, ये सारे चीजें देखी गई है और ऐसे स्वरूप में भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, तो हम आपसे इसका धन्यवाद देते हैं। और हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा शब्द बोलिए जिससे कि वो अपने गले, कान और नाक के प्रति हमेशा संवेदनशील बने रहे, हमेशा उसका केयर करते रहे, ऐसी एक थोड़ी सी संदेश देने की कृपा करें। आजकल के इस महंगे वैद्यकीय व्यवसाय के चलते और इतनी महंगाई ऑलरेडी हो गई है, कान, नाक और गला ये ऐसी चीज है जिसकी आधे से ज्यादा बीमारियां आप खुद इनवाइट करते हो, आपकी खुद की गलतियों से होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो गलतियां करें ही नहीं, आप करोगे नहीं तो आपको वो बीमारियां होगी नहीं, और फिर भी होती है तो हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम
मिल रहे थे अमरावती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नीरज मुर्के से, ENT स्पेशलिस्ट से। इनके द्वारा आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, इनके द्वारा आपने क्या क्या अच्छी बातें जानकारी के रूप में ली है, उससे क्या किस तरह अपने जीवन में उपयोग में लाए, इसी के साथ हम इनका धन्यवाद देते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप देखते रहिए मेरा डॉक्टर। और इस प्रोग्राम के तहत आप अपने किसी भी तरह के गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी गंभीर बीमारियों के बारे में डायरेक्ट फोन पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। फोन नंबर 2563833।